मेरा नाम प्रिंस राज। स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज ये जो वीडियो है वो बहुत ही वैल्यूबल वीडियो रहने वाला है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे भी डिफरेंट क्लास ऑफ असेट्स जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जो भी इन्वेस्टमेंट के रिस्क, हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइल, मीडियम प्रोफाइल, जितने भी रिस्क है उसके अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में कौन से असेट्स आते हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि कौन से असेट्स होते हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगा, तो कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तब आपको पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, कौन सी क्लास होती है, वो सब के सब आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो बहुत ही वैल्यूबल रहने वाली है, तो मेरे साथ रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। और सबसे पहले अपन इन्वेस्टमेंट पे जाए उससे पहले अपन बात कर लेते हैं फाउंडेशन लेवल की। आप सोचोगे फाउंडेशन लेवल क्या है? तो फाउंडेशन में बेसिकली 3 टर्म्स आते हैं। मैं 3 इमरजेंसीज को मानता हूँ, जैसे 3 इमरजेंसीज हो गई। अब 3 इमरजेंसी कौन कौन सी है? फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस और थर्ड इमरजेंसी फंड। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि खुदा ना खास्ता आपके पास आज आपने बड़े लॉन्ग टाइम से आप पोर्टफोलियो को इकट्ठा किया, आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, आपने अपनी कैपिटल को इकट्ठा किया, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक, 1 सीआर तक लेके गए आप आपके कैपिटल को। और कल को के अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जितना भी आपने आपका कैपिटल जो है वो सारा का सारा इरोड हो जाएगा मेडिकल बिल्स चुकाने में। मेडिकल एक्सपेंसेस अपने इंडिया में हाई हो गए, अभी हाई है, तो आपने जितना भी आपका कैपिटल जो है वो सेव कर रखा है वो सारा का सारा इरोड हो जाएगा। एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके जो रिस्क जो है वो उसके अंदर इंश्योर हो जाता है। अगर एक्सीडेंटल वगैरह कोई भी ऑपरेशन वगैरह कुछ भी होता है तो वो उसके अंदर कवर हो जाता है। सेकेंड थिंग, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अब टर्म लाइफ इंश्योरेंस आता है तो कल को उठ के कोई डेथ वगैरह हो जाए आपकी तो आपकी फैमिली को मिल सके। अब इसमें भी 2 टर्म्स आते हैं, एक तो गारंटीड रिटर्न, एक आता है ओनली इंश्योरेंस। मैं आपको बोलूंगा कि आप गारंटीड रिटर्न की ओर नहीं जाके ओनली इंश्योरेंस की ओर जाना। मेरे लिए इंश्योरेंस मतलब एक प्रोडक्ट है जो आपकी लाइफ को कवर करता है, ठीक है। गारंटीड रिटर्न अगर आप लोगे तो मंथली जो प्रीमियम जो होगे एज कंपेरेटिव टू नॉर्मल इंश्योरेंस उसके हाई हो जाएंगे। और अगर मैं बोलूंगा आपको कि वो जो प्रीमियम इनका जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आप इन्वेस्ट कर दीजिए किसी में, स्मॉल कैप में, म्यूचुअल फंड में, किसी में भी एसआईपी कर दीजिएगा, उसका रिटर्न जो है वो आपकी गारंटीड इंश्योरेंस प्लान जो है उससे डबल ही आएगा। इसकी गारंटी मैं ले लेता हूँ आपकी, ठीक है। तो अगर मार्केट सिचुएशन अगर सही रही तो, अब मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि गारंटीड रिटर्न से तो ज्यादा ही रिटर्न आएगा आपका, आप देखिएगा, ठीक है। अब थर्ड आ गई इमरजेंसी, ठीक है। अब इमरजेंसी बताने से पहले मैं एक और चीज आपको क्लेरिफाई कर दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लोगे, ठीक है, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी लोगे तो आप खुद का अलग लीजिएगा, आपके पेरेंट्स का अलग लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर पूरा फैमिली का अगर एक लोगे तो आपके पेरेंट्स की एज ज्यादा होगी, उसके कारण आपका जो प्रीमियम जो है वो भी बढ़ सकता है। इसलिए अपने पेरेंट्स का अलग लीजिए, आप अपना अलग लीजिए, बच्चों का आप अपने साथ ले सकते हैं, या फिर चाइल्ड का भी अलग लीजिए। तो इससे आपके जो मंथली प्रीमियम जो होंगे वो अच्छे रहेंगे, अलग रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। थर्ड, इमरजेंसी। अब इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है। आप कहीं काम कर रहे हो, आपको जॉब स्विच करना है, या फिर आपकी जॉब चली गई, या फिर मार्केट सिचुएशन काम नहीं कर रहे जिससे आपको प्रॉफिट वगैरह अर्न नहीं हो रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है। बेसिकली आप 6 मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए, या फिर बेड रेस्ट पे चले गए, तो आपका जो मंथली एक्सपेंस जो होता है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब मंथली एक्सपेंस कैसे निकलेंगे? इसके लिए मैं एक पीरियड मानता हूँ कि आप जैसे आपका महीने का एक्सपेंस जो है वो, 1 मंथ का एक्सपेंस जो है वो 10,000 है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 महीने हो गए, तो 6 महीने का आपको इमरजेंसी फंड जो है वो सेव करके रखना है। आप इसको 50% की एफडी करा सकते हैं, 50% आपके पास कैश में रख सकते हैं। ये आपके लिए काम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी होता है, आप घर पे भी करते हो, आप जॉब भी स्विच करते हो, तो आपके पास एक पीस ऑफ माइंड होता है कि हाँ 6 महीने का मेरा खर्चा चल जाएगा, 6 महीने में कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। तो ये सबसे पहले अपना फाउंडेशन लेवल था। तो अब अपन चलते हैं इन्वेस्टमेंट की ओर। मेन बेसिकली इन्वेस्टमेंट की 3 कैटेगरीज होती है, हायर रिस्क, मीडियम रिस्क एंड लोअर रिस्क, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं लो रिस्क की ओर। लो रिस्क में क्या है?
सबसे फर्स्ट एंड ऑप्शन आपके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है, जो आपके पिताजी दादाजी उस टाइम से कराते आ रहे हैं, जो कि है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। इसके अंदर ऑन एन एवरेज आपको 6% 5% का रिटर्न मिलता है। अब पुराने टाइम में एफडी क्यों कराते थे? क्योंकि उनको पैसे को ग्रो नहीं करना था, उनका दिमाग ग्रो करने में नहीं लगता था, उनका दिमाग लगता था सिर्फ और सिर्फ पैसे जो है आपके पास उसको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए वो एफडी कराते थे, और फिर को बोलते थे कि भाई जब भी इसको जरूरत पड़ेगी, आज से 10 साल बाद में, 5 साल बाद में, जब भी वो एफडी को तुड़वा के या फिर एफडी का जब मेच्योरिटी हो जाएगी तब आपको पैसे मिल जाएंगे। तो बेसिकली उनका मेन गोल क्या था? पैसे को प्रोटेक्ट करना। तो इसलिए वो एफडी कराते थे। बट आज के टाइम में क्या है कि पैसे को ग्रो करना है, ग्रो के लिए अपने पास और भी ऑप्शंस है, बट मनी को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। तो ये असेट क्लास है एफडी। एफडी आप करा सकते हो, जनरली 5 to 6% एवरेज रिटर्न मिलता है इसके अंदर, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन हो गया अपने पास प्रोविडेंट फंड में आ गया ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। अब ईपीएफ जो होता है वो आपको सैलरीड पर्सन के लिए होता है। तो सबसे पहले उसमें बेनिफिट क्या है कि आपके पास इन हैंड जो सैलरी आएगी वो ऑलरेडी कटा के आएगी। जैसे ईपीएफ जो है वो ऑलरेडी कट चुका होगा, तो आपके ऊपर ये हेडेक नहीं होगा कि यार ये पैसा मिला है तो इससे मेरे को ईपीएफ भी बनना है, ये नहीं रहेगा। ऑलरेडी ईपीएफ जो है वो कटा के आता है, ऑटोमेटिकली अपन उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी में से कट जाता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो आपको मिलता है, तो आपको इतना स्ट्रेस भी नहीं रहता है। इसमें भी सेम 8 to 9% इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एक और ऑप्शन आ गया इसके अंदर पीपीएफ। अब पीपीएफ जो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके अंदर एक ये है कि 15 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आज आप अगर पैसा डालते हैं तो आपको 15 ईयर्स के बाद ही आपको आपका पैसा जो है वो रिटर्न मिलेगा, आप बीच में आपका पैसा नहीं निकाल सकते। ये इसका एक ड्रॉबैक है, रिस्क है, ठीक है। रिस्क तो क्या बोल सकते हैं, ड्रॉबैक है, मतलब डिसएडवांटेज है इसका कि ये 15 ईयर का लॉक इन पीरियड है, जो कि सही भी। अब आप इसके अंदर वही पैसा डालिए जो आपको लगे कि मेरे को जरूरत नहीं है इस पैसे की, वो आप पैसा आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी ऑन एन एवरेज 6 to 7% का रिटर्न है, 8% का रिटर्न है, बट इन द लॉन्ग टर्म 15 ईयर्स में वो आपके पास पैसा इतना एक्यूमुलेट हो जाता है कि आपको हायर लगता है, ज़्यादा लगता है आपके ऊपर। थर्ड ऑप्शन आ गया अपने पास गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम में आ गई ये सुकन्या समृद्धि योजना, एनपीएस वगैरह, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रेट ऑफ रिटर्न वगैरह होता है वो आपको मिलता है। और लो रिस्क में एक और ऑप्शन है जो कि है गोल्ड। अब एक्चुअली आप सब बोल सकते हो कि गोल्ड कैसे लो रिस्क में आया। गोल्ड को जनरली कंसीडर करते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि अपने दादा को भी देखा होगा, आपके पापा को भी देखा होगा, मतलब पहले के टाइम से कुछ भी करते वो क्या बोलते थे कि भाई सोना का कुछ आइटम करा दो, अपने पास सोना आ जाएगा, जो कि जरूर भी, ज्वेलरी कराओ चाहे कुछ भी कराओ, सोने के अंदर इन्वेस्ट कर दो तो आपका पैसा जो है वो बनना ही बनना है इन द लॉन्ग रन। अब गोल्ड लो रिस्क के गोल्ड लो रिस्क में इसलिए आता है क्योंकि वो इतना वॉलेटाइल नहीं है। हमेशा रिस्क बोलते हैं वॉलेटिलिटी को, ठीक है। उसका जो प्रोफाइल होगा उसके अकॉर्डिंग मैच होता है। जो वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकता है वो हाई रिस्क लेता है, जो नहीं कर सकता वो लो रिस्क लेता है। सेम टू सेम कंसेप्ट है। तो गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अब गोल्ड में भी दो फॉर्म आता है कि आप या तो फिजिकल गोल्ड जो होता है वो ले लो। अब इसमें अगर अपन प्रॉपरली मेन अगर जाए कि गोल्ड के अंदर ही गोल्ड पर्पस इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाना है तो आप बिस्किट ले लीजिए या फिर गोल्ड कॉइन ले लीजिए, कुछ भी ले, प्योरेस्ट फॉर्म में लीजिए। और अगर वो भी नहीं है तो डिजिटल गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बट जनरली ऐसा देखा गया कि लोग जो होता है वो ऐसे गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि यार इतना कहाँ से लाए एकदम से वगैरह अचानक से। तो मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ गोल्ड ईटीएफ का। आप गोल्ड ईटीएफ को 76-78 रुपीज़ का आता है समथिंग, अभी 79 के ऐसा कुछ चल रहा है, वो 86 या 79 के आसपास चल रहा है क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस अभी हाई है। तो उस ईटीएफ का प्राइस जो है वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ गया है। तो आपके पास जनरली, अब जैसे आपके पास पैसे बचेगा, मेरे को तो गोल्ड के अंदर ही इन्वेस्ट करना है, आप अपने डीमेट अकाउंट खुलाए, डीमेट अकाउंट में 2000 रुपये डाले और 2000 का गोल्ड के ईटीएफ ले लिया, तो वो एक तरीके से आपका गोल्ड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट है। जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे उस ईटीएफ की भी वैल्यू बढ़ेगी। और जब भी आपको लगे कि हाँ अब मेरे को ये गोल्ड जो है, अब मेरे को ये पैसा निकाल के गोल्ड का आइटम कराना, उस टाइम पे आप
उस ETF को सबको सेल आउट करके जो पैसा बनता है उसको बैंक अकाउंट में लेके आप उसका कुछ भी गोल्ड खरीद सकते हैं, प्योर गोल्ड खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। और जनरली लोग बोलते भी है कि ज्वेलरी कराते हैं तो बोलते हैं गोल्ड के पर्पस का, जो इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस होता है वो कहीं ना कहीं चला जाता है। बट मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो मैं गोल्ड का इन्वेस्टमेंट, अगर ज्वेलरी भी लेते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ऑर्नामेंट वगैरह कुछ भी, उसको भी एक मैं इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। क्यों? क्योंकि आप ऐसे तो कोई आइटम लोगे नहीं, ऐसे तो आप गोल्ड के अंदर खरीदोगे नहीं। आपकी डॉटर हो गए, आपका सन हो गया, आपकी वाइफ हो गई, आपके पेरेंट्स हो गए, उनको अगर गिफ्ट कुछ भी देने का मन किया, अगर उन्होंने डिमांड कर दी मेरे को सोने की चैन पहनना पसंद है, अपने इयररिंग्स पहनना पसंद है वगैरह, तो अगर आप उस टाइम उनको ये करा के देते हो या फिर गिफ्ट के तौर पे देते हो, तो वो धीरे धीरे आपकी फैमिली में वो गोल्ड जो है वो इकट्ठा हो रहा है। तो वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही है। हाँ, हालांकि इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, बट एक तरीके से वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट ही है जो आपके आगे चल के काम ही आना है। तो अब अपन आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर। सेकंड ऑप्शन हो गया मीडियम रिस्क, मतलब जो लेवल है अपना मीडियम रिस्क के ऊपर आता है। ठीक है, मीडियम रिस्क के अंदर कौन कौन से कैटेगरीज आ गए अपने पास? मीडियम रिस्क के अंदर एसेट की कैटेगरीज आ गए अपने पास। फर्स्ट, कॉर्पोरेट बॉन्ड। आप कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती है, उनको अगर जैसे पैसे उधार पे लेने हैं तो वो क्या करता है, बॉन्ड इशू करते हैं। अब बॉन्ड कैसा होता है, क्या होता है, क्या इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ रिटर्न वगैरह, उस सब के ऊपर आप अगर चाहोगे तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और उसके अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सब आप इतना समझ लीजिए कि एक असेट क्लास होती है। ठीक है, आप वीडियो के अंदर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। अब बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है? कंपनीज जो होती है वो इशू करती है मार्केट के अंदर, बॉन्ड मार्केट के अंदर, कि इतना इतना पैसा जो है मेरे को लेना है, एक बॉन्ड की वैल्यू ये रहेगी, कूपन रेट, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो सब आपको बताएंगे और आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें भी एक ही कि एफडी की तरह फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है। एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न जो होगा उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड की जो भी होगी भाई, क्वार्टरली, मंथली, एनुअली जो भी होगा, उसके अंदर आपके बैंक के अंदर इंटरेस्ट जो है उस बॉन्ड का क्रेडिट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब इसके अंदर रिस्क एक चीज है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट कर देती है तो आपने जो भी बॉन्ड खरीदे थे, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, वो सब का सब जीरो हो जाएगा। पैसा आता है लेकिन बहुत लेट आता है, और जनरली उसको समझिए कि आप जीरो ही मानिए उसको, क्योंकि वो बहुत कम आता है, बहुत कम चांसेस होता है, और आता भी है तो बहुत लेट आता है। तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क है बॉन्ड के अंदर। अगर डिफॉल्ट कर जाती है कंपनी तो आपका पैसा जो है वो जीरो है। बट आप उसी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा जिसकी रेटिंग जो है AAA है। ठीक है, इसके अंदर भी ग्रेड दे रखे होते, रेटिंग दे रखी थी AA, AAA, फिर AA, ओनली A+, AB। जनरली AAA रेट वाले जो वो सेफ माने जाते हैं, जैसे कि SBI के, HDFC, बड़े बड़े जो भी बैंक्स वगैरह ये अगर इशू करते हैं तो इनके जनरली AAA रेटिंग से ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेफ कंपनीज है जो आपका पैसा जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगी। तो AAA रेटिंग वाले बॉन्ड्स है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आपको मैंने समझा दिया है। सेकेंड ऑप्शन, डेट म्यूचुअल फंड। अब डेट म्यूचुअल फंड भी एक तरीके से वही हो कि एक प्रोफेशनल मैनेजर है, आपने आपका पैसा जो है वो प्रोफेशनल का हाथ में दे दिया। अब लेट हिम हैंडल योर मनी। ठीक है, अब वो हैंडल करेगा किस में इन्वेस्ट करना है, कौन सा डेट म्यूचुअल फंड में करना है, किस में करना है, कौन सा बॉन्ड्स जो है वो अच्छे है, कौन सा डेट इंस्ट्रूमेंट जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है वगैरह, वो सब उसका हेडेक है। बट इन रिटर्न आपको उसको एक कमीशन देना पड़ेगा। वो चार्जेस जो है वो तो लेगा, वो अपना कमीशन लेगा, बट वो आपका पैसा जो है आपके बिहाफ पे, वो आपका पैसा जो है वो हैंडल करेगा। अप्रोच कर रहे हैं रिटायरमेंट को, वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, क्योंकि आपका पैसा जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। रिटायरमेंट वाले थोड़ा एफडी के अंदर इन्वेस्ट करें और थोड़ा डेट फंड में करें, ताकि आपको रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो मिलती रहे। थर्ड ऑप्शन, रियल इस्टेट। अब जनरली ऐसा होता है कि रियल इस्टेट जो होता है वो इंसान अमीर होने के बाद में खरीदता है, बाद में उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। और अगर रियल इस्टेट कोई खरीदेगा भी तो वो उसके प्रॉपर्टी जो भी लेगा, या फिर तो वो कॉमर्शियल यूज के लिए लेगा उसका, या फिर उसको खुद का अपना घर बनाना होगा वहां पे सिटी में, इसलिए वो इन्वेस्ट करता है। जनरली अपन ऐसा देखते हैं। रियल इस्टेट के प्राइजेस जो है वो बहुत आसमान छू रहे हैं, बहुत हाई लेवल हो गया। अपने जो मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाते इतना। क्यों? क्योंकि कर भी पाएंगे तो उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता, लैक ऑफ कैपिटल की वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि रियल एस्टेट की वैल्यूज जो है वो बहुत ही हाई होती है। तो इसके अंदर जो रिच पीपल है वो ही इन्वेस्ट कर पाते हैं।
बट रियल एस्टेट भी आपको ऑन एन एवरेज अच्छा रिटर्न दे देता है। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट भी करते हैं तो इसके अंदर भी दो आ जाता है, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल। मैं प्रीफर करूंगा कि आप कॉमर्शियल के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि कॉमर्शियल के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसके अंदर रेंटल यील्ड भी आपको अच्छी मिल जाती है, 4 to 5% समथिंग आपको रेंटल यील्ड मिल जाती है। रेजिडेंशियल के अंदर भी मिल जाती है, बट जनरली क्या होता है कि रेजिडेंशियल में जैसे जैसे बिल्डिंग वगैरह जो होती है वो पुरानी होती है तो उसके रेट्स वगैरह जो है वो डाउन हो जाते हैं। अब रेजिडेंशियल में भी आप फ्लैट वगैरह है तो मैं बोलूंगा उसको अवॉइड कीजिए। फ्लैट तो क्या है कि आज आपने फ्लैट्स, कोई भी आज एक अच्छा बिल्डर जो है वो फ्लैट बना रहा है, फ्लैट सिस्टम लगा रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, अच्छा सब कुछ अच्छा दे रहा है आज के अकॉर्डिंग में, आप वहां पे जाके इन्वेस्ट करते हैं। अब 5 साल हुए और आपके जस्ट बाजू में एक और बिल्डर जो है वो उससे भी अच्छी, मतलब फ्यूचरिस्टिक बना देता है। आपका जो फ्लैट लिया था वो अब 5 साल पुराना हो गया, अब वो और कुछ नई आज के टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो दे रहा है उस बिल्डिंग के अंदर फैसिलिटी, तो आपके फ्लैट्स के जो रेट है वो डाउन हो जाएंगे। और फ्लैट्स की जो सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, बट लैंड की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो रेजिडेंशियल में भी ले तो लैंड ही प्रीफर करें, हमेशा इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में तो हमेशा लैंड को प्रीफरेंस ज्यादा देना। क्यों? क्योंकि वो आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगी। अब रियल एस्टेट के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि लिक्विड नहीं है। आज आपको पैसा चाहिए होगा तो आप उसको लिक्विड नहीं करा सकते। जनरली आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसको बेचने में आपको 6 से 7 महीने तो लगने ही लगते हैं। अब फोर्थ आ गया म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। अब म्यूचुअल फंड से पहले अपन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक मीडियम लेवल रिस्क के अंदर आता है, ठीक है। अब फाइनेंस का एक रूल होता है, हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, लोअर द रिटर्न लोअर द रिस्क। जितना हाई रिटर्न होगा उतना भी रिस्क हाई होगा, और जितना लो रिटर्न होगा उतना भी रिस्क लो होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप रिस्क ज्यादा लोगे तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, और लो रिस्क लगोगे वो भी वाइस वर्सा, ठीक है। तो स्टॉक्स के अंदर जनरली ये रिस्क होता है कि वो वॉलेटाइल बहुत होता है। अब वॉलेटिलिटी के कारण उसको बोलते हैं कि रिस्क ज्यादा है, ठीक है। अब वॉलेटिलिटी, अब स्टॉक्स आपने इन्वेस्ट किया आज, अब 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल 5 साल, अब वो स्टॉक जो है वो नीचे ही नीचे चला जाए या फिर नीचे ही डाउन ट्रेंड में ही रहे, तो उस डाउन ट्रेंड को आप कितने टाइम तक पेशेंटली वेट कर सकते हो कि उस स्टॉक का प्राइस वापस आए और प्रॉफिट के अंदर आप बुक करो, ये चीज होती है, ठीक है। और होने को तो कुछ भी हो सकता है, आज आपने स्टॉक्स लिया और ऊपर बढ़ गया, तो एक वॉलेटिलिटी जो होती है वो डिफाइन करती है। अब ऐसे पर्सन आ गए जिसको वॉलेटिलिटी से डर लगता है, या फिर आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट भी करते हो तो आपको बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, उनका पीएनएल पढ़ना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट है वो भी देखना पड़ेगा, कंपनीज के फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसका डायरेक्टर कौन है, उसके एक्शंस क्या है, कॉर्पोरेट एक्शंस क्या है, कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस है या नहीं है, सब चीज आपको एनालाइज करेगी। कंपनी कौन से प्रोडक्ट में डील करती है, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, उसका लीडर कौन है, उसने जो प्रॉमिस किए थे पास्ट में वो अभी फुलफिल हुए नहीं हुए, सब चीज आपको देखनी पड़ेगी। इतना आप हेडेक ले नहीं सकते, तो आप इससे बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड की ओर जाओ। अब स्टॉक्स जो है वो रिटर्न अच्छे दे देता है, ठीक है, जैसे आपकी कैपेसिटी होगी, जैसा आपका नॉलेज होगा, जैसा आपकी एडेप्टेबिलिटी होगी, हैंडल करने का सब कुछ नॉलेज होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अर्न करोगे स्टॉक्स के अंदर, वैसे आप जैसे आप इन्वेस्ट करोगे वैसे। अब आप इतना सब कुछ नहीं देख सकते, नहीं हैंडल कर सकते, तो आप जाइए म्यूचुअल फंड की ओर। अब म्यूचुअल फंड भी काफी टाइप के होते हैं, इसके ऊपर अपन एक अलग वीडियो और बना लेंगे। अभी के लिए म्यूचुअल फंड में 3 बेसिक क्लास लेते हैं, कि एक तो लार्ज कैप, एक मीडियम कैप और एक स्मॉल कैप। म्यूचुअल फंड भी 3 टाइप के, एक म्यूचुअल फंड जो सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा, बड़ी बड़ी कंपनीज, एक म्यूचुअल फंड जो ओनली मिड कैप लेवल की जो कंपनीज है उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा, और एक स्मॉल कैप, वो छोटी छोटी कंपनियां होगी उसके अंदर भी इन्वेस्ट करेगा। अब जब भी बुल रन या फिर बियर रन आएगा, जो स्मॉल कैप जो होता है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है, मीडियम कैप उससे कम, लार्ज कैप उससे कम, ठीक है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 12% रिटर्न लार्ज कैप से मिल जाता है, 15% अपने मिड कैप से, और स्मॉल कैप से 18%। अब कहाँ 18% रिटर्न और कहाँ आपका एफडी का 6 to 7% रिटर्न। एफडी के अंदर रिस्क कम था तो रिटर्न भी कम थे। अब यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के अंदर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न्स भी ज्यादा है, तो वाइस वर्सा उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सारे एसेट क्लास तो बता दिया, अब स्टॉक्स को भी आपने मीडियम क्लास में रखा है, मीडियम लेवल रिस्क के अंदर, तो हाई लेवल रिस्क का कौन सा है? तो अभी अपन चलते हैं हाई लेवल रिस्क के अंदर। हाई लेवल रिस्क के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आ गया अपना क्रिप्टो,
अब क्रिप्टो के अंदर वही इन्वेस्ट करो जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है वो समझ में आती है। अब बेसिकली मेरे को पूछो तो पर्सनली मेरे को समझ में नहीं आती ब्लॉकचेन कि क्रिप्टो कैसे काम करता है, क्या है उसके पीछे का क्या प्रोसेस है वगैरह। स्टॉक्स के अंदर तो क्या है, किसी कंपनी का स्टॉक्स है तो उसकी बैलेंस शीट वगैरह सब देख सकता हूँ मैं कि हाँ कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इसके पास फ्यूचर वगैरह जो भी ट्रेंड है वगैरह वो कैसे क्या रहे, अर्न कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, नहीं कर रही। अब क्रिप्टो के पीछे क्या मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसको समझ आता है वो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो बेकार है, भाई है। बिटकॉइन के अंदर अच्छे रिटर्न्स बने सबके। जो एक ट्रेडर है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेड करता है और उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। मैंने भी बेसिकली देखने के लिए, एक जस्ट एन एग्जांपल के लिए क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया था। मेरा भी पैसा बना है, मैं मानता हूँ पैसा नहीं बना, पैसा मेरा बना है, बट वो पैसा जो वो कभी भी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। अब स्टार्टिंग में जब ये शिबा इनू कॉइन आया था, उस टाइम ने बहुत जनों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया था कि अरे शिबा इनू बढ़ेगा। अब देखो उसकी वैल्यू वो पूरा का पूरा डाउन ही है। आपके जितने भी पैसे है, आपके जितने भी पैसे वो सब के सब बंद है, लॉक इन है, आप उसको निकाल भी नहीं सकते क्योंकि 80% डाउन है, 90% डाउन है। क्या करोगे निकाल के? इससे बेटर आप क्या सोचोगे, ठीक है पड़ा रहने तो, थोड़ा सा एक बार मैच आएगा, इसके थोड़ा सा एक बार जो मैंने डाला वो निकल जाए, वही बहुत है। तो आप उसके लिए वेट कर रहे हो, ये चीज है। तो क्रिप्टो एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, इसके अंदर आपके रिटर्न्स बन सकते हैं अगर आपको ये चीज समझ में आती। तो मेरा काम है आपको बताना कि कौन से असेट क्लास है। अब हाई रिस्क में एक और है, मोस्ट हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क के अंदर आता है एक और, स्टार्टअप्स। जनरली स्टार्टअप्स जो है वो अमीर लोगों के लिए है। इसके अंदर जो अपने रिटेल लोग की जो एंट्री है वो क्लोज है, रिटेल का कोई डोर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कैपिटल मांगते हैं और रिटेल लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो एक साथ में इतना इन्वेस्ट कर सके। अब जनरली ऐसा बोलते हैं 10 में से 9 स्टार्टअप जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, बट वो जो 10वां स्टार्टअप है जो सक्सेसफुल हुआ है वो आपके पैसे को 1 का 27 गुना कर सकता है, 100 गुना कर सकता है। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। अब आप किसी एक स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करो और वो स्टार्टअप क्लोज हो जाए तो आपके पैसे तो डूब गए, आपको तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये ऐसा होता है। स्टार्टअप के अंदर भी बहुत शानदार वाला रिस्क होता है और बहुत शानदार वाला रिवॉर्ड होता है। क्यों? क्योंकि आपने लगाया, कंपनी काम नहीं करी, कंपनी नहीं चली, मार्केट कंडीशंस के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाई, तो आपके पैसे जितने भी लगे वो जीरो। और अगर सर्वाइव कर लेती है और आगे एक्सपेंड कर लेती है तो आपकी चांदी चांदी, तो आपका पैसा खूब बच जाता है उस स्टार्टअप्स के अंदर। स्टार्टअप्स जनरली रिच लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एंजल इन्वेस्टर वगैरह जो होते हैं वो लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और ये भी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम है। और लास्ट में अगर मैं लूँ तो एक F&O ट्रेडिंग, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह आप देख सकते हैं। क्यों? ये बेसिकली इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हैं, ये एक असेट क्लास नहीं है, इसके अंदर आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। अगर आपका अच्छा नॉलेज है तो आप F&O करके एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम कमा सकते हैं, जैसे ट्रेडिंग करते हैं लोग। अब जनरली ऐसा बोलते हैं, सेबी भी अपने सर्कुलर में बोलती है कि 95% लोग जो होते हैं वो लॉस ही करते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे इंडिकेटर वगैरह यूज करते हैं, आपके ट्रेडिंग का नॉलेज वगैरह सब कुछ मिल मिला के कैसे कमाते हैं वो आपके ऊपर है। मेरा काम था आप सबको ये डिफरेंट क्लास ऑफ असेट्स बताने। तो ये थे सारे के सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कि मैंने आपके लिए बताया है, और आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आप मैच करिए, आपकी प्रोफाइल कहाँ मैच करती है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करिए। थोड़ा पैसा बॉन्ड्स में, थोड़ा FD में, थोड़ा इक्विटी में, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्रिप्टो, जहां आपको पसंद आता है वहां आप डालिए। बट मेरा ये काम है आपको बताना इस वीडियो के थ्रू कि आप जब भी आपका पैसा इन्वेस्ट करें, डिटेल एनालिसिस करें, उस प्रोज एंड कॉन्स चेक करें, फिर ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। मैंने इसके अंदर सारे आपको ऑप्शंस वगैरह जो भी थे वो सब के सब बता दिए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, तो उनकी भी हेल्प होगी, ठीक है। तो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, वो वाली बात है। और चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।